गायब है, जिसके तहत 835 गांव आते हैं। बुनियादी जरूरतें पूरी न हो पाने की वजह से इलाके के विकास में बाधा आ रही है। शिक्षा का नीचा स्तर यहाँ की प्रमुख समस्या है। शिक्षा के लिहाज से ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ स्कूलों की कमी भी है और जो थोड़े बहुत स्कूल हैं, वहाँ शिक्षकों का अभाव है। शिक्षा के अलावा यहाँ चिकित्सा व्यवस्था भी दयनीय है। यहाँ की सड़कों की हालत बेहद खराब है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों को बिजली पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ भामाशाह, मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास योजनाएं भी खास कारगर नहीं है। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं आज के ग्राम चौपाल में इनकी कितनी समस्याओं को सुना गया। हमारे जैसलमेर जिला पिछड़ा इलाका और सीमावर्ती क्षेत्र है। इसके अंदर ग्रामीण विकास से पंचायत राज की योजना है, जिसके अंदर DRGF योजना थी, जो पिछड़ा क्षेत्र विकास के लिए योजना थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसको आज हम सरपंच बने, उसके 1 महीने बाद बंद कर दिया गया। लेकिन उसकी वो मूलभूत सुविधाओं के लिए काम में आने वाली योजना थी। उसको बंद करने से यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का जो कार्य बिजली, चिकित्सा, शिक्षा और इनके लिए जो किया जाने वाला था वो अपूर्ण है। जो लोगों को शौचालय बनाने के दौरान 12,000 को जो अनुदान दिया जा रहा है, वो योजना धरातल के अंदर बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। क्योंकि लोगों को हम जिस तरीके से मोबिलाइज करके वो शौचालय का निर्माण करा देते हैं, लेकिन उनको जो अनुदान राशि दी जाती है उसके अंदर कई तरीके की ऐसी कठिनाइयां आती हैं कि कई टीमें उसकी जांच करने के लिए आती हैं। जांच करने के उपरांत जब हम उसकी शीशी बना करके पंचायत समिति के अंदर भेजते हैं तो उसके पेमेंट के अंदर इतनी बड़ी दिक्कतें आती है, जो कि लोगों के अंदर एक गलत संदेश जा रहा है और हम जनप्रतिनिधियों का और सरकार का इसके अंदर गलत संदेश जा रहा है। तो हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि ये शौचालय का निर्माण जिस तरीके से SFC, TFC के पैसे भी पंचायत के खाते में आते उस तरीके से पंचायत के अंदर ये पैसे दे दिए जाएं और पंचायत के अंदर उन पैसों को सरपंच जो शौचालय बना देता उस परिवार को लाभान्वित अकाउंट के द्वारा कर दिया जाए। उसी के साथ हम चलते हैं। BADP योजना जैसलमेर जिले के अंदर है, ये सेंटर की योजना है। BADP वैसे तो जम्मू कश्मीर के रंजीत सिंहपुरा से जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वहां से स्टार्ट होती है, परंतु जैसलमेर जिले की भौगोलिक परिस्थिति उनसे बहुत ही अलग है। क्योंकि उसकी गाइडलाइन के अंदर ये है कि प्रथम आबादी गांव से लेकर के 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर विकास कार्य करा जाए, तमाम मूलभूत सुविधाओं के अंदर उसको खर्च किया जाए। परंतु जैसलमेर जिला एक लंबा क्षेत्र है, इसके अंदर मानव जो निवास करते हैं या मानव की गणना है वो कम मानी जाती है। तो 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर वहां पर कोई निवास नहीं है और वो बॉर्डर तक सीमित रहती है, इसलिए वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई भी कार्य नहीं होता है। इसलिए हमने सरपंच संघ के माध्यम से जब हमारे केंद्रीय माननीय वित्त मंत्री अर्जुन मेघवाल आए थे यहाँ पधारे, उस टाइम हमने उनको ज्ञापन भी दिया था और हमने कहा था कि जैसलमेर जिला जो पिछड़ा जिला है, सीमावर्ती क्षेत्र है, इसके अंदर कुछ शिथिलता बढ़ते हुए इस आबादी को बढ़ा करके 50 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र के अंदर किया जाए। इसी तरीके से अनटाइट योजना थी। अनटाइट योजना हमारी राजस्थान की सरकार ने जो पहले सरपंचों को जिला परिषद को दी जाती थी वो बंद कर दी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए, हम लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए अनटाइट का पैसा है वो वापस पंचायतों को देना चाहिए। रही बात सरकार का ये दावा है कि हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के अंदर खर्च करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो शुरू किया है उसकी हम सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम ये सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो राशि मात्र राजस्थान के अंदर 10,000 ग्राम पंचायतों में मात्र एक पंचायत समिति के अंदर 2 या 3 ग्राम पंचायत चिन्हित होती है, वहां भी 1,000 या 1,500 हेक्टेयर के इलाके तक की जल संरक्षण के लिए खर्च की जाती है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जल संरक्षण का काम बिल्कुल किया जाए, पहले जैसे IWMP योजना के अंदर किया जा रहा है वैसे उसका जल किया जाए और अनटाइट के पैसे वापस ग्राम पंचायतों को देने चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिला ये पशु मवेशी पे आधारित जिला है। ग्रामीण जनता उनके लिए आजीविका का साधन पशु होता है और पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था जरूरी है। यहाँ पर लोग मशीनरी ज्यादा होने के कारण ओरण और गोचर पे दोनों दिन अतिक्रमण कर रहे हैं। तो पूर्वती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम भी यहाँ पर एक ओरण बचाओ और गोचर बचाने के लिए एक योजना शुरू की थी, उसको बाद में किसी परिस्थितियों के कारण बंद कर दिया है। तो हमने ये भी माननीय अर्जुन मेघवाल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा है और आपके चैनल के माध्यम से हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ जैसलमेर जिले की इस
समस्या को ध्यान में रखते हुए ओरण और गोचर के लिए भी कोई स्कीम शुरू करनी चाहिए। पहला 25% एनजीओ को काम देने के लिए ग्राम पंचायतों का फंड 25% एनजीओ के माध्यम से कराने से ये उचित नहीं है, ये सरपंचों के अधिकारों पर हनन है। दूसरा, जो बीएसआर दर है जो बहुत ही कम है, इसको पीडब्ल्यूडी विभाग की दर की बराबर ही इसको किया जाए। तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि अकुशल श्रमिकों की जो दरें हैं बहुत ही कम है, इसको बाजार दर पर किया जाए ताकि उनको उचित मजदूरी मिल सके। चौथा, बीईडीपी जो योजना है वो उसमें बहुत ही कम एरिया लिया गया है, कम डानिया और गांवों को लिया गया है, ज्यादा से ज्यादा गांवों को लिया जाए ताकि जैसलमेर जिला सीमावर्ती होने के कारण उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। पेयजल के बारे में तो स्थिति अभी जो सर्दी का मौसम है स्थिति ठीक है, मतलब गर्मियों के दिनों में पेयजल की थोड़ी कठिनाइयां हुई थी, सभी ग्राम पंचायतों में तो कठिनाइयां थी। और स्वास्थ्य के बारे में हर पंचायत में नर्स नहीं है, हर पंचायत में नर्स डिप्यूटेट किया जाए ताकि उनको चिकित्सा उचित मिल सके। बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो बंद कर दी गई है और ये ग्राम सभाओं का ग्राम पंचायतों के अंदर नहीं काम हो रहा है। किसी के पास जाते हैं तो हम भी, हमारे कोई गांव वाले कहते हैं कि भाई तुमने सरपंच बनाया, हमारा क्या फायदा हुआ, हमारी सड़कें नहीं बनी है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि पानी की टंकी बनी हुई है जीएलआर कई सालों से वो पड़ी, अभी तक वापस रिपेयर नहीं हो रही है। तो गांव वाले यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे को सरपंच बनाने का हमें क्या फायदा हुआ, हमारे तो कोई सुविधा नहीं हो रही है। तो हमारा यही है सरकार से निवेदन कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अभी किसी गांव में ऐसे भी है कि हमारी जो ग्राम पंचायत है इसमें आज की टाइम में सर्दी के मौसम में भी पानी की व्यवस्था नहीं है, बल्कि होते हुए भी सर्दी में होना चाहिए, वो भी नहीं है। ग्राम पंचायत बड़ा बाग के अंदर जो पहले ट्यूबवेल बनाया हुआ था वो फेल हो गया है, सरकार की तरफ से आज कोई सुविधा नहीं है। चाहे कृष्णघाट में जाओ, जीएलआर बनी हुई है, पाइपलाइन डला हुआ है, कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई आज तक नई सुविधा हुई है। ऐसे कई सुविधाएं जो है अभी तक उनसे हम वंचित हैं। जैसे शौचालय है, शौचालय के लिए ग्राम पंचायत बड़ा बाग जो है ये नई ग्राम पंचायत है, इसमें जब भी शौचालय के लिए कहते हैं तो अभी कोई सेक्शन देने के लिए एग्री नहीं है कि आप तो इसमें आपका तो ग्राम पंचायत जो है सर्वे बेस लाइन में नहीं है, जीरो है। तो ये जीरो वाला सिस्टम क्या है, गांव वाले समझते हैं कि ये जीरो है क्या है, वो तो कहते हैं हमें मूलभूत सुविधा, अगर शौचालय दूसरी ग्राम पंचायतों में मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। सभा का कहना यही है। जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा पशुपालकों के नाम से जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा आज पशुपालकों की बीमारियों से परेशान जैसलमेर जिले ही है। और यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है, पशुपालक डॉक्टर भी नहीं है और चिकित्सक भी नहीं है। और इनके लिए सरकार को निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमें पशुपालक जैसलमेर में ही पाले जाते हैं, इसलिए डॉक्टर, बीमारियों का इलाज और थोड़ी बहुत सहायता दी जाए तो इन पशुपालकों को बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। हमारे पंचायत में चिकित्सालय की कमी है, पशु चिकित्सालय नहीं है। जल संबंध में पानी की ट्यूबवेल है, पानी बिजली कनेक्शन नहीं है। नरेगा योजना के तहत आज पूरा साल खत्म होने को आया है, 12वां महीना चल रहा है और हमारी टीएसए अभी समिति में अटकी हुई है। उसके पीछे रीजन क्या है, अनेक प्रकार की ऐसी उसमें अलग अलग प्रकार की विभ्रांतियां भर दी है, जिसके कारण हमारे टीएस आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। मामला दूसरा आता है कि इंटरलॉकिंग खरंजा हम 1-1 करोड़ का प्लान बना देते हैं। प्लान बनाने के बाद समस्या ये आती है कि उस प्लान के लिए हम जैसे ही इंटरलॉकिंग खरंजे के लिए, हमारा सपना है कि हमारा पूरा गांव है जो इंटरलॉकिंग रोड से जुड़े, लेकिन जैसे ही हम वो प्लानिंग के लिए भेजते हैं तो उसके लिए रेशियो बिठाओ। निर्मल भारत के तहत ये समस्या है कि निर्मल भारत के तहत 2011 की सर्वे और बेस लाइन के अनुसार हैजत शौचालयों का फंड दिया जाता है। जैसे शौचालय का फंड दिया, अब बेस लाइन सर्वे में कुछ नए परिवार आ गए, उन्होंने शौचालय बना दिए, हमने उसकी सीसियां बना दी है। मैं मेरी पंचायत की बात करता हूं, मेरी आज भी 120 सीसियां वहां जमा है जिसका बेस लाइन सर्वे में नहीं है, लेकिन वो शौचालय बना चुके हैं। उनका डेली मेरे पास फोन आता है तो मैं उनको क्या बताऊं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बेस लाइन, आखिर वो थोड़ी समझते हैं कि जनता क्या बेस लाइन होती है। तो बेस लाइन बनानी थी तो उसका भी कुछ रास्ता निकालने चाहिए। इस कारण अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिससे हमें समस्या आती है।
ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, जैसे मैं मेरी पंचायत पिछला के बारे में बात करूँ तो 8 से 10 गांव जो बड़े राजस्व है उनमें भी चिकित्सा की तो कोई सुविधा ही नहीं है। जैसे एएनएम क्वार्टर और एएनएम के पद भी रिक्त है और अध्यापकों के भी पद रिक्त है। 60 से 70 बच्चों के बीच में एक अध्यापक भी है, तो भी स्कूल नामात्र के बराबर है। और पेयजल के बारे में जहाँ तक होता है तो बुरी स्थिति अभी सर्दियों के टाइम में भी पानी की भारी किल्लत है, गर्मी में एकदम तरह मची रहती है। ये वैसे तो गवर्नमेंट के स्मार्ट कदम कह सकते हैं उसको, लेकिन धरातल में इस पर कई तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ भ्रष्टाचार पे अंकुश पाया है कि उसका आलोक से आदमी को मिलता है, नहीं तो नहीं उठा सकते हैं। परंतु इसके अंदर कई त्रुटियां रह जाती है, जैसे रसद विभाग की मानी जा रही। राशन कार्ड तो उसका एक्चुअली बीपीएल का बना हुआ है या खाद्य सुरक्षा के अंदर है, लेकिन किसी कारणवश त्रुटिवश उसको सही नहीं किया गया तो आदमी चक्कर निकालता है, पंचायत समिति आता है, पंचायत समिति रसद विभाग भेजती है। इससे कई समस्या होती है जो हमारे लिए सरदर्द बन जाती है, परंतु उसका समाधान नहीं होता। तो इसको अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसको अभी तक धरातल पर उतारने के लिए गवर्नमेंट को काफी बरकस प्रयास करने चाहिए। स्वास्थ्य भारत मिशन वैसे तो देश के लिए बहुत अच्छा था, परंतु ये योजना धरातल पर सही नहीं साबित हो रही है। इसका होने का कारण है कि 2011 की बेसलाइन सर्वे थी, तो पहले ही पंचायत समिति या जिला परिषद के थ्रू पंचायत वाली वो बेसलाइन सर्वे देनी थी उनको कि इन लोगों को ये वंचित परिवार है तो ये भी शौचालय निर्माण करते हैं, तो हम उनकी भुगतान अनुदान के तौर पर 12,000 करने के लिए तैयार है। सरकार की बेसलाइन देन थी, ये बेसलाइन तो इन्होंने अपने तक सीमित रखी, किसी को नहीं अवेलेबल कराई, न सरपंच को, न पंचायत को, न किसी की बात दी नहीं। अब लोगों को एक ही कहा तो जो भी परिवार है, जो राशन कार्ड धारक परिवार है, वो अपना शौचालय बनाए और उसको शौचालय धारक को 12,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान राशि देंगे। और लोगों को जनप्रतिनिधियों ने बड़ी कोशिश करके उन लोगों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि आप बढ़ा दो, आपको 12,000 का अनुदान मिलेगा और घर की इज्जत घर की जी काम आएगी। तो लोगों को मोटिवेट करके जब ये बढ़ाए गए, बढ़ाने के बाद उन्होंने वहां पर निकाली बेसलाइन सर्वे, इसका नाम नहीं। अब 2011 के अंदर बेसलाइन सर्वे हुई थी, उसके बाद भी जो परिवार बने जिनका राशन कार्ड बना 4 साल हो गए, जो परिवार अलग हुए उन लोगों ने भी बना दिया, उनको भुगतान कहां से करें। नंबर 2, जब यहाँ पर बेसलाइन सर्वे के आधार पर शौचालय या बनकर के जो शीशे यहाँ दे दिए, उस टाइम ये हुआ था कि ओडीएफ पंचायत करवाई, पंचायत समितियों से उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी होगी। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद उन लोगों ने बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद यहाँ एक बेसलाइन सर्वे कहा गया। और दूसरा उसकी जो प्रक्रिया थी उसको इतनी जटिल बना दी है कि पहले ये फंड जिला परिषद से सीधा पंचायत को हैंडओवर होता था और पंचायत के अंदर जो परिवार शौचालय बना देता था उसके नाम से अकाउंट पैकर चेक काट करके और सरपंच दे देते थे पंचायत के माध्यम से। लेकिन अब इसको इतनी जटिल बना दी क्यों जिला परिषद पैसे पंचायत समिति को हैंडओवर करती, पंचायत समिति से 2-3 टीमें बनी होती, उसका सत्यापन करती, भौतिक सत्यापन और सीसी देने के उपरांत भी उसका समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी हमारे बॉटम लाइन थे, जो सर्वे किया हुआ था 2011 का, उसके मुताबिक हमारा पेमेंट हुआ है, परंतु उसके बाद में जितने भी परिवार बने हैं उनको पेमेंट अभी तक नहीं हो रहा है। तो कम से कम 150 के करीब हमारे पास अभी तक पेंडिंग है सीसी वगैरह, जो कि पेमेंट नहीं हो रहा है। ये पेमेंट होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जितने भी सीसी वगैरह बन रही है उन सभी को राज्य सरकार से निवेदन है कि जितने भी सीसी वगैरह पेमेंट जमा हो रही है उनको सभी को पेमेंट करना चाहिए। राज्य सरकार ठीक काम कर रही है, परंतु राज्य सरकार के जो अधिकारी कर रहे हैं वो अपने नए आदेश ऐसे निकालते हैं जो कि धरातल पर नहीं लागू हो सकते। मेरा अनुरोध है सरकार से कि ऐसे अधिकारियों को चयन किया जाए जो कि स्पेशली ग्रामीण विकास विभाग में ऐसे अधिकारी है जो कि काम करना ही देना चाहते। सरपंचों को ऐसा तंग करके रखा हुआ है जैसे कोई 25% का, 75% का। जो ये फ्लैगशिप योजना चल रही है, एक अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन आकांक्षाओं से योजना को ये चला रहे हैं उसका वास्तविक धरातल स्तर पर जो कि कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बात करते हैं अपने जैसलमेर जिले की 140 ग्राम पंचायतें हैं। जब हमने और हमारे जो सरपंच है उन सब ने एक तरह से हमारे कहने पर सरपंचों ने कि मोटिवेट होके कि हम ओडीएफ ग्राम पंचायत करेंगे, खुले में शौच मुक्त करेंगे। तो आज की तारीख में हमने 56 ग्राम पंचायतें ओडीएफ करवाई है, लेकिन आज भी
सरकार द्वारा नए नए सर्कुलर आते रहते हैं समय समय पर। सबसे पहले जब हमने ये प्रारंभ किया तब इस प्रकार की कोई बात नहीं थी कि बेस लाइन सर्वे वालों को ये लाभ दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि है 12,000 की, क्योंकि वो उनके हक की चीज है। हम ये नहीं कि कोई भीख नहीं मांग रहे, सरपंच भीख नहीं मांग रहे, आम जनता भीख नहीं मांग रही। उन्हें हमने मोटिवेशन ये किया कि आप ये चीज बनाओ, आपकी जरूरत है और हम आपको ये प्रोत्साहन राशि दिलवाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 2 साल के आसपास होने के बावजूद भी शौचालय निर्माण होने के बाद भी आज तक उनके भुगतान नहीं हुए। एक तो जैसा कि पूर्व हमारे सरपंच साहब ने भी बोला कि समय समय पर अधिकारी के नए नए सर्कुलर निकालते रहते हैं, जो वास्तविक धरातल को उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, उसके कारण देरी होती है। और जिला परिषद के माध्यम से हमने ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर हमेशा प्रयास किया है कि जो लाभार्थी है उसको समय पर अपनी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा सकें। लेकिन फिर भी जो सरकार द्वारा समय समय पर कुछ नए नए जब याद आती है एक नया सर्कुलर निकाल देते हैं, और वो एक तरफ से मतलब आज सरपंच जो गांव ग्राम पंचायत में जाने से डर रहे हैं कि हम क्या जवाब दे दें। जिन्होंने उन्होंने मोटिवेट करके लोगों को और वो शौचालय बनवाए। लगभग 26 जैसलमेर जैसे जिले में जहाँ बहुत एरिया खाली पड़ा वहां पर इस प्रकार का शौचालय निर्माण कराना भी बहुत, उनको ये सोच डेवलप कराना भी बहुत बड़ी चीज है। ये हमारी उपलब्धि थी। और उसमें जो ये मिस मैनेजमेंट हो रहा है ये बहुत ही मतलब सरकार के स्तर पर, राज्य स्तर और केंद्र सरकार के स्तर पर निर्णय लेके इसमें जो हमने कमियां उनको लिखित में, यहाँ तक भी दिल्ली में भी जो मैं सेमिनार में गई तब भी रखी और लिखित में भी दी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा की बात करें अपन तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसलमेर जिला पहले भी पिछड़ा हुआ है। विशेषकर जो महिला साक्षरता की बात करते हैं तो आज भी हम निचले पायदान पे 35% हमारी महिला साक्षरता है। वहाँ आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 250 स्कूलें मर्ज कर दी गई है। और उसमें मतलब यहाँ तक कि जो यहाँ की हमारी जो संस्कृति है, यहाँ का जो रीति रिवाज है, उसको ध्यान न रखते हुए कि बालिका स्कूल भी मर्ज कर दी गई है। इवन उपखंड स्तर पर, फतेहगढ़ जैसे उपखंड स्तर पर भी बालिका स्कूल को मर्ज करना, जिसके कारण कई बच्चों ने ड्रॉप आउट करके आज घर पे बैठी है। दूसरी बात करें जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, उसमें आज बड़े मतलब ये आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत हो रहे हैं कि लगभग 1800 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और 100-125 बच्चों पर मात्र एक शिक्षक उपलब्ध है। और मतलब बहुत ही जो ये शिक्षा का स्तर जो जैसलमेर में है अभी बहुत ही बुरी स्थिति है। बात करते हैं कि जो इन्होंने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो क्रमोन्नत किए हैं, वहां भी अब अधिकांश जो विषय वो है ही नहीं। और बात करते हैं कि इन्होंने जो मर्ज किए स्कूल में, लगभग कई ग्राम पंचायतों में ऐसे हालात है कि बच्चे बरामदों में बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं। यानी ना तो वहाँ उन्होंने कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाए, ना ही टीचर उपलब्ध कराए। इस बात की बात करें तो जैसे हमारे जैसलमेर जिला लगभग 39,000 किलोमीटर पे फैला हुआ है, दूर दूर गांव ढाणियां हैं। आज भी यहाँ जो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, हम डॉक्टर की उम्मीद नहीं कर रहे कि हमें हर वहाँ पर डॉक्टर PSC वगैरह में मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इवन ANM हमें मिल जाए। और आज भी कई ग्राम पंचायतें ऐसी है जहाँ पर हमें ANM तक नहीं मिल रही है, सब सेंटर खाली है। तो ये और कई बार हम आगे तक भेजने का, क्योंकि जैसलमेर के विषम भौगोलिक वाले परिस्थिति वाला जिला, दूर दराज गाँव ढाणियों में लोग रहते हैं, जहाँ संस्थागत डिलीवरी की बात करते हैं अपन, या कई जो टीकाकरण की बात करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना शायद ये संभव नहीं लगता है, पूरे कागजों में ही शायद हो रहा है। किसी भी जिले के विकास के लिए सबसे पहले प्रथम पायदान अपन बजट को मानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भारी कटौती कर दी गई बजट की बात करते हैं, जो लगभग 40 करोड़ के आसपास जो BRDF का बजट आता था, वो जैसलमेर के जिले के मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सबसे अच्छा बजट था। उसको बंद करना 2 सालों के बाद और उसकी मतलब रिप्लेसमेंट में कुछ और नहीं स्टार्ट करना, जबकि ये कहा गया था कि नई कोई योजना स्टार्ट होगी। फ्री योजना के नाम पर सरपंचों को कई बार प्लानिंग भी करवाई गई। और दूसरा जो उपलब्ध बजट था उसका भी सिर्फ अधिकारियों की मनमानी के कारण या लापरवाही के कारण, जो नौकरशाही आज जैसा कि पूर्व सरपंचों ने भी कहा है, उसके हावी रहने के कारण बड़े दुख की बात है कि कई बजट हमारे जैसलमेर जिले का लैप्स हो गया है। तीसरी बात, जो उपलब्ध बजट है अभी वर्तमान में, उसका भी आज तक स्वीकृतियां नहीं निकली, करोड़ों का बजट ऐसे ही पड़ा है। चौथी बात,
जो बजट जब वर्ष हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है मार्च में, लेकिन तो लगभग हमें अप्रैल तक हमें वो की मतलब हमें बजट मिल जाना चाहिए ताकि हम उसकी सैंक्शंस निकालना, प्लानिंग करना और प्लस सैंक्शंस निकालना कर सकें। लेकिन वो लास्ट ईयर अक्टूबर लास्ट में आके हमारी पहली इंस्टॉलमेंट आई और जब 29 मार्च को जब वर्ष खत्म हो रहा है तब हमारी दूसरी किस्त आई है। तो ये हम न समय पर हमें बजट भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। नरेगा एक एक्ट है, आप और हम सब जानते हैं, वो कोई योजना नहीं, एक्ट है, मतलब मजदूरी देने का एक उसका उनका हक है जो मजदूर है उसका। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा जो नरेगा का गत वर्ष भी समय पर स्वीकृति नहीं निकले कारण जिले का बहुत लगभग बजट लैप्स हो गया था। और इस वर्ष भी आप आंकड़े देखें तो मतलब आश्चर्यजनक बात है कि 15% सिर्फ स्वीकृतियां जारी हुई है, सिर्फ 15%। आज दिसंबर समाप्त हो रहा है अलग, और 15% मात्र स्वीकृतियां जारी हुई है, जबकि होना ये चाहिए कि जैसे ही बजट का जैसे ही अप्रैल में नया सत्र शुरू हो इनको 1-2 महीने में लगभग 65% स्वीकृतियां जारी कर देनी चाहिए। जब स्वीकृतियां जारी करोगे तभी वो धरातल पे काम इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। आज एक उदाहरण देते हैं, कोई 4 महीने अलग अलग मजदूर की अलग अलग परिस्थिति होती है। कहीं अगर जैसे यहाँ अगर बरसात का मौसम है तो वो 4 महीने खेत पे जाएगा, वो नरेगा में नहीं लगेगा। अगर आज कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो उस महीने नहीं जाएगी, वो मतलब 12 महीने रोजगार चलना चाहिए। लेकिन यहाँ इतनी मनमानी, आप सिर्फ ये देखिए दिसंबर में मात्र 15% स्वीकृतियां जारी होना, फाइलें इधर से उधर चलना, बड़े दुख की बात है।